आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं शौकत अली सूफ़ी। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को राज्यसभा में आंध्र प्रदेश का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि AP को सियासी खुदगर्जी के लिए उजलत में तकसीम किया गया और तकसीम के लिए जो तरीक़ा इख्तियार किया गया वो दुरुस्त नहीं है। राज्यसभा में सदर जमहूरिया की तकरीर के लिए शुक्रिया अदा करने वाली करारदाद पर बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस पर तंज किया। वो नाराज थे कि तकसीम बिल बगैर किसी बहस के पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करके और माइक्स काट कर मंजूर कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर मिलकर बात की जाए तो रियासत की तकसीम पुरअमन तरीके से हो सकती थी। ताहम मोदी ने कहा कि वो रियासत की तकसीम के खिलाफ नहीं है और राय दी कि कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम जल्दबाजी में की गई थी और कांग्रेस दोनों रियासतों में हार गई थी। वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि क्या जमहूरियत में कोई ऐसा करेगा। उन्होंने कहा कि वाजपेयी के वज़ीर आज़म के दौर में 3 नई रियासतें छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड तश्कील दी गई। मोदी ने कहा वाजपेयी हुकूमत ने कि 3 नई रियासतों को पुरअमन तरीके से मिलकर बैठना चाहिए और उन रियासतों की तश्कील के लिए बिल पर तबादले ख्याल करना चाहिए और पास करना चाहिए, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मामले में ऐसा नहीं हुआ। मोदी ने कहा कांग्रेस ने अपने नेताओं तक नहीं छोड़ा है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार अहम भूमिका निभाई। उसके साथ क्या किया? जिस आंध्र ने यहां सत्ता में बैठने के लिए उनको मौका दिया था, उनके साथ क्या किया? उन्होंने बहुत शानदार तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन किया। माइक बंद कर दिए गए, मिर्ची स्प्रे की गई, कोई डिस्कशन नहीं हुई। क्या यह तरीका ठीक था? क्या ये लोकतंत्र था? क्या अटल जी की सरकार ने भी 3 राज्य बनाए थे। राज्य बनाना हमने विरोध नहीं किया है, लेकिन तरीका क्या था? अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, लेकिन कोई तूफान नहीं आया। शांति से सारा निर्णय हुआ, सबने मिल बैठ करके निर्णय किया। आंध्र तेलंगाना भी हो सकता था, हम तेलंगाना के विरोधी नहीं है, साथ मिलकर के किया जा सकता है, लेकिन आपका अहंकार, सत्ता का नशा, उसने देश के अंदर इस कटुता पैदा की और आज भी तेलंगाना और आंध्र के बीच में वो कटुता के बीच तेलंगाना का भी नुकसान कर रहे हैं, आंध्र का भी नुकसान कर रहे हैं और आपको कोई राजनीतिक फायदा नहीं होगा। और हमें समझा रहे हैं आदरणीय सभापति जी, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ एक नए बदलाव की ओर चलते हैं और हमने कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात कही है। हमारे राज्यों के बीच में विकास की स्पर्धा हो, तंत्र स्पर्धा हो, हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। दल किसी का भी कोई राज क्यों ना करता हो, और उसको प्रोत्साहन देना हमारा काम है और हम दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं आज उदाहरण देना चाहता हूं। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के तनाज़े के दरमियान अब एक वीडियो मंजरेआम पर आया है जिसमें शिमोगा के एक कॉलेज में एक लड़के को खंबे पर चढ़ते हुए और ज़ाफ़रानी परचम लहराते हुए दिखाया गया है। तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर कौमी परचम की जगह भगवा झंडा लगा दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तालिब इल्म ऊपर भगवा झंडा उठा रहा है, जबकि बाकी तालिब इल्म नीचे खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां जमा होने वाले ज़्यादातर तलबा ज़ाफ़रानी झंडे लहरा रहे थे। शिमोगा में मंगल की सुबह पथराव के वाक़े के बाद दफ़े 144 नाफिज कर दी गई है। इस वाक़े पर रद्द ज़ाहिर करते हुए कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक के कुछ तालीमी इदारों में हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि एक मामले में कौमी परचम की जगह भगवा झंडा लगा दिया गया है। मेरे ख्याल में मुतासिरा इदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। अमन व अमान की बहाली के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद रखा जाएगा। इन ऑनलाइन स्टडीज़ जारी रह सकती हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब तनाज़ा और हिजाब पहनने पर तालिब इल्मों और हुकूमत के दरमियान तसादुम किए मामले की समाअत के बाद एहतजाज में शिद्दत आ गई है। मंगल को कर्नाटक में हाई कोर्ट में समाअत से पहले ज़ाफ़रानी शाल और हिजाब पहने तलबा ने एक कॉलेज के बाहर एहतजाज करना शुरू कर दिया। बागलकोट में पथराव के बाद एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब उडुपी में कुछ तालिबात को हिजाब पहनने की वजह से क्लास में दाखिले से मना कर दिया गया।
कॉलेज ने कहा कि अगर यहाँ यूनिफॉर्म लागू होता है तो मुख्तलिफ लिबास पहनकर आने वाले लोगों को कॉलेज में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। इन लड़कियों ने उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर की। उनका मौक़िफ़ है कि इस तरह हिजाब पहनने की इजाज़त न देना बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है और आर्टिकल 14 और 25 की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत कर्नाटक ने शिमोगा में हिजाब तनाज़े के पस मंज़र में, जिसके बाद रियासत का अमन दरहम बरहम हो गया है, स्कूलों और कॉलेजों को 3 दिन के तातील का ऐलान किया है। हुकूमत कर्नाटक 2 सरकारी कॉलेजेस में मुस्लिम तबके की लड़कियों को हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद कर दी। अखिल भारतीय युवा मोर्चा, हिंदू वाहिनी और दीगर हिंदू फ़िरका परस्त तंजीमों ने मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर कॉलेज आने पर लगाई गई पाबंदी का खैर मकदम करते हुए हिंदू बुनियाद परस्त तंजीम पूरी रियासत कर्नाटक में तमाम मुस्लिम लड़कियों को हिजाब न पहनने की तलकीन करते हुए तशद्दुद पर उतर आई हैं। हिजाब तनाज़ा शिमोगा, मांड्या और बीजापुर के अलावा सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजों में हिजाब की तायद और मुखालिफत में नारेबाजी उरूज पर है। हुकूमत ने हालात पर काबू पाने के लिए तकरीबन कर्नाटक के 6 अजला में दफ़े 144 नाफिज कर दिया है। ನಾಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಕಲಿಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಚೋದನೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು सदर कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर अवैसी ने आज कर्नाटक में जारी हिजाब मसले पर कहा कि जस्टिस पुट्टुस्वामी जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में वाज़ेह किया कि आपका खाना पीना, पहनना, उठना, बैठना ये बुनियादी हक़ है और हुकूमत बुनियादी हक़ को छीनने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर सकती। मगर बदकिस्मती से मुल्क में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी हुकूमत का नज़्म नस्ब पर अमन तरीके से चलाने के बजाय अवाम के बुनियादी हुकूक को तल्फ करने में मसरूफ़ है। 3 मरतबा कहा उसने, तो यही मैं कह रहा हूं, अगर भीड़ आजादी है, गोलियां चलती है, सिर्फ 5 सेकंड के लिए तुम ठहरो, रहमत नाजिल होगी, तुम्हारे हौसले बुलंद हो जाएंगे। सिर्फ 5 सेकंड ठहरो। तुम अगर एक वक्त ठहर जाओगे, तुम अगर एक वक्त असमौली में अच्छा फैसला ले लोगे कि डर की बुनियाद पर वोट नहीं दिया जाएगा, उम्मीद की बुनियाद पर वोट दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी आप देखें, हम पहले से आपको वार्न करके जा रहे हैं, शाम में 6 बजे से टीवी पे शुरू हो जाएगा। मुस्लिम महिलाओं को बुर्का और हिजाब के नाम पर दबाया जाता है। अरे तुमको कब से मोहब्बत हो गई? मैं क्या पहनता हूं, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या मतलब? आपको कुछ नहीं करना, मत पहनो, मेरे को क्या करना है? क्योंकि
बहुत बात की, जाहिल लोग हैं। पुट्टू स्वामी का जजमेंट है, पुट्टू स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने 377 को ही बर्खास्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राइट टू चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, यानी आपकी पसंद क्या है वो आपका बुनियादी हक है। अगर हमारी बच्चियां बुर्का निकाब पहनती हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कारगुजार सदर टीआरएस और वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने आज अपने ट्वीट के जरिए मुतला किया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव के इख्तिराई प्रोग्राम पल्ले प्रगति के बाद रियासत तेलंगाना के 7 गाँव को मुल्क के 10 बेहतरीन गाँव करार दिया गया है। ये गांव मुल्क की रही तरक्यात की स्कीम सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत मुंतखब करार दिए गए हैं। केटीआर ने रियासती वजीर देही तरक्यात और पंचायत राज एरब अली दयाकर राव और महकमे के अहदेदारों को मुबारकबाद दी कि उनकी जद्दोजहद और अनथक मेहनत के बाद रियासत तेलंगाना में मुल्क के 10 मुंतखबा गाँव में से तेलंगाना के 7 गाँव के इंतखाब पर कहा कि तेलंगाना के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। मुल्क की तरक्की याफ्ता होने की दावेदार करने वाली रियासत इस तरह एजाज़ हासिल करने से महरूम है। केटीआर ने तेलंगाना की अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह हुकूमत तेलंगाना की ज़ाती जद्दोजहद का नतीजा है। तेलंगाना के इख्तिराई प्रोजेक्ट को मरकजी इमदाद फराहम नहीं कर रहा है। रियासत के बीजेपी अरकान पार्लियामेंट तेलंगाना की तरक्की में माविन साबित नहीं हो रहे हैं और दानिस्ता तौर पर तेलंगाना की तरक्की में रुकावट बन रहे हैं, मगर वजीर आला के चंद्रशेखर राव मरकज की इमदाद के बगैर कालेश्वरम प्रोजेक्ट, मिशन काकतिया और मिशन भागीरथी का जरिए रियासत के हर शोबे को मिसाली बना रहे हैं, जिसके बाद मरकजी हुकूमत के तमाम अहम इदारे तेलंगाना की तरक्की पर रश्क करते हुए दूसरी रियासतों को तेलंगाना की तखलीद का मशवरा दे रहे हैं। रियासत भर के वक्फ जायदादों की हिफाजत और गैर मजाज कब्ज़ों के खिलाफ हुकूमत तेलंगाना काफ़ी संजीदा है, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत किसी भी तरह के नाजायज़ कब्ज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक प्रेस नोट में जारी करते हुए किया। उन्होंने शामीरपेट के मोर चिंतलापल्ली मंडल के याकूतपुरा देहात में कल पेश आए कुतुब शाही मस्जिद की शहादत के वाक़े पर सख्ती से नोट लेते हुए पार्टी के कारकुन ख्वाजा बदरुद्दीन को ज़मीनी हकीकत मालूम करने के लिए रवाना किया। बादअज़ां मुताल्लिक़ा रेवेन्यू हुकाम और मेडचल ज़िला कलेक्टर से तफसीली गुफ्तगू करते हुए अहकामात जारी किए कि शहीद मस्जिद की तामीर के लिए फौरी इक़दामात जारी करें, जिस पर मेडचल ज़िला कलेक्टर ने इस बात में जवाब दिया। फिर उन्होंने वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से फ़ोन पर गुफ्तगू की, जिस पर वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि मस्जिद की शहादत और वक्फ ज़मीन पर कब्जा करने और इसकी खरीद व फरोख्त करने के इक़दाम के खिलाफ शामीरपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत करते हुए एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है और मस्जिद की फिलफोर तामीर के लिए वक्फ बोर्ड से 5 लाख रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने मजीद वजाहत करते हुए कहा कि वक्फ गजेट 1989 के तहत मुताल्लिक़ा 9.27 एकड़ ज़मीन वक्फ इमलाक है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत में तीसरी लहर खत्म हो गई है। तेलंगाना 23 जनवरी को कोविड इन्फेक्शन में अपने रूज पर पहुंच गया था, जब मुस्बित की शरह 5% तक चली गई थी। ताहम इस वक्त मुस्बित की शरह 2% से नीचे है। श्रीनिवास राव ने कहा कि उन्होंने मजीद कहा कि कोविड-19 का तीसरा मरहला खत्म हो गया है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि हुकूमत की जानिब से किए गए बुखार सर्वे के अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई है उनमें वायरस से मुतासिर होने का खतरा कम था। सर्वे के दौरान हेल्थ वर्कर्स ने घर घर जाकर आइसोलेशन किट्स तकसीम किए। रियासत में कोई कोविड-19 पाबंदियां नहीं हैं। अगरचे तीसरी लहर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन लोगों को होशियार रहना चाहिए और एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। राव ने जोर देकर कहा कि पहले मरहले के दौरान सभी ने तकरीबन 10 माह तक जद्दोजहद की। दूसरी लहर 6 माह तक जारी रही, जहां मुतादिद अमवात देखने में आई और तीसरे मरहले में रियासत में 28 दिनों तक इन्फेक्शन की चोटी देखी गई। हुकूमत क़वानीन पर सख्ती से अमल करते हुए वायरस के खिलाफ मौसर तरीके से लड़ रही है और वैक्सीन ने भी कलीदी नताइज पेश किए, उन्होंने कहा।
Telangana state is concerned, third wave, which has started in the month of December on 28th. Now, today we can say that it has concluded in the state because the positivity, the number of cases has completely come down, wherein we have seen a highest positivity of more than 5%. Now it has come down to less than 2%. The number of cases also has come down to less than 1,000. In the coming next 1 week, the number will become in just hundreds, maybe less than 100. So, in view of the decreasing positivity and decreasing the absolute number of the positive cases, we can say that the second wave third wave has almost concluded in Telangana state. If you see the history of the last 2 years of this total 3 waves, so first wave almost we suffered for 8 months, the second wave for 4 months, now the third wave we could able to conclude in the next just 1.5 months to 2 months. This has happened. सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने दावा किया कि दरगाह हुसैन शाह वली की 1654 एकड़ अराजी के दोबारा हुसूल के लिए वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के मुकम्मल बेंच पर दरख्वास्त दाखिल करेगा। इस मुकदमे में जिसका कल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैसला देते हुए इस अराजी को सरकारी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे के दौरान कुछ लापरवाही हमसे सरजद हुई, लेकिन हम उसकी इजाला करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जरिए उस वक्फ व अराजी को वापस हासिल करेंगे। जैसा कि साबिका एक मुकदमे में सालार औलिया रहमतुल्लाह की 200 एकड़ अराजी को वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के बेंच से कामयाब पैरवी के जरिए हासिल किया। मोहम्मद सलीम आज मीडिया से खिताब करते हुए बौखलाहट का शिकार थे। मोहम्मद सलीम ने कल शाह मीरपेट इलाके में मस्जिद की शहादत पर कहा कि बोर्ड ने फौरी हरकत में आते हुए मस्जिद की शहादत पर पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। मोहम्मद सलीम ने सवालात की बुछार पर मसाजिद की शहादत पर खामोशी तो अख्तियार की, मगर कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर बरसों से बंद 5 मसाजिद को आबाद किया गया। मोहम्मद सलीम मुसलसिल ये दावा करते आ रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड के पैसे से पानी तक नहीं पीते और औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ उनकी ज़िंदगी का मकसद है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वक्फ बोर्ड का पूरा स्टाफ और लीगल स्टैंडिंग काउंसिल लैंड माफिया और सियासी कायदीन के अलाकार बनते हुए मुसलसिल औकाफी जायदादों को तबाह करते आए हैं। औकाफी जायदादें तबाह करने में माविन और तहफ़्फ़ुज़ों में नाकाम अरकान वक्फ बोर्ड दोबारा वक्फ बोर्ड में रुकनीत की हुसूल के लिए मुसलसिल कोशा हैं। वक्फ बोर्ड इस वक्त रियासत के सबसे ज़्यादा दौलतमंद तरीन इदारों में से एक है और बोर्ड की रुकनीत हासिल करने के बाद अरकान कभी संजीदगी से औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश ही नहीं की, मगर वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का दावा करने से कभी नहीं कतराते। देखो आप क्या केसीआर को बोलेंगे कि मैं बोलूंगा कि ऐसा चीज को आप नहीं दोहराना है, तो क्या गवर्नमेंट सेल डीड कैंसिल करने को लेटर देगी? आप बराबर हम इधर सुनो, आप 1 मिनट आप सुनिए, ऑलरेडी पहल करा के 500 से ज्यादा सेल डीड कैंसिल कराया, तो क्या इसको भी कराएंगे? क्या बराबर कराएंगे? बराबर 1 मिनट गौस भाई, जरा 1 मिनट, हम अपील को जाएंगे, बराबर जो है रिव्यू करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। हम खामोश क्या हार गए बोल के बैठेंगे क्या? कई चीज आप सालारे औलिया को स्टे मिल गया था, डिसमिस कर दिया था उन्हें। अब सालारे औलिया की कितने करे? 200 एकड़ जमीन है, वो स्टे ले लिया हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ही लेके आए, फिर रिव्यू करके इसको भी रिव्यू करके लेके आ लेते हैं, खामोश नहीं बैठते। आप बोल रहे मेरा टाइम हो जा रहा, 23 तारीख 24 तारीख तक है, 2 हफ्ते रहने दो, 1 दिन रहने दो। हमारे से जितना होता है गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके हम बराबर फॉलो करेंगे और हटने के बाद भी हम जो है ना सीएम साहब को बोल के हम ये चीज को जो है हासिल कराने की कोशिश करेंगे। और जो कंपोजिशन जो बिल्डिंग वगैरह बना रही है उसका कंपोजिशन जो है ना वक्फ बोर्ड का वैसा भी करेंगे। हम क्या खामोश बैठेंगे? रिव्यू करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती। बराबर आप 8 लाख करने से काय जमीन बचे, 500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे। अब कल मस्जिद जो है डिमोलिश करे तो जो है ना कौन करे? गवर्नमेंट करी, वक्फ बोर्ड करा, मालूम ही नहीं है, नॉलेज में नहीं है। जैसा मालूम होते पेपर में भी उल्टा सीधा लिख दिए कि केस भी बुक नहीं कराए हुए बोल के, या केस बुक कराए, केस की कॉपी है यहाँ पर। कल हमारा पूरा टास्क फोर्स टीम वक्फ बोर्ड की जाके हम लोग को फॉलो करके, सीओ फॉलो करे, मैं फॉलो करा करके जो है ना केसा बुक कराए वहां पर, जो करे सवालों के ऊपर वो लोग अरेस्ट वारंट है वो लोग, और वहाँ काम भी चालू करा दिया हम लोग वहां पर, समझे?
ये क्या है, विनोद रेड्डी के ऊपर करा है, समझे। अब 2011 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो लोग वहां बेचे, अहमदुल्ला थे कौन थे उस टाइम पे जो है, वो लोग बेचे, बेचने के बाद में उन्हें और एक जना दूसरे को बेचा, बेचने के बाद चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सरबराही में हुकूमत आंध्र प्रदेश ने मंगल के रोज रियासत में राजक नाई ब्राह्मणों और दर्जियों की फलाह व बहबूद के लिए जगनन्ना चेदुवुडु स्कीम को लगातार दूसरे साल शुरू किया है, जिनके पास दुकानें हैं। इस मौके पर बात करते हुए सीएम वाईएस जगन ने कहा कि हम एक और अच्छे प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं और जगनन्ना चेदुवुडु के तहत 2.85 लाख लोगों की मदद कर रहे हैं, हर एक को 10,000 रुपए देंगे। चीफ मिनिस्टर जिसने अमली तौर पर ताड़ेपल्ली में कैंप ऑफिस से रकम तकसीम की, कहा कि इस स्कीम को रिश्वत सतानी के बगैर शफाफ तरीके से लागू किया जा रहा है। इस स्कीम की तफसीलात के मुताबिक 1,46,103 रुपये दर्जियों को और 146 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिनके पास दुकानें होंगी 58.44 करोड़ और 58,439 दुकानदारों को और 40 करोड़ 40,808 नाई ब्राह्मणों को मंगल को जारी करदा रकम 285 करोड़ 35 लाख रुपए के अलावा जगन हुकूमत की तरफ से इस स्कीम के तहत अब तक फराहम की गई कुल इमदाद 583.68 करोड़ रुपए है। मुस्तहक अफराद का इंतखाब गांव और वार्ड सेक्रेटरियों में बगैर किसी रिश्वत के और सोशल ऑडिट करके अहल अफराद की फहरिस्त से किया गया है। हुकूमत की तरफ से फराहम करदा फंड्स उनकी आमदनी के ज़राए को बढ़ाने और अपनी सरमायाकारी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आलात और दीगर ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ताहम यह स्कीम उन मुस्तफिदीन के लिए लागू है जिनकी उम्र 60 साल से कम है। పాదయాత్ర చేస్తా ఉన్నప్పుడు కష్టాలు విన్నప్పుడు వీరు చెప్పిన కథలు చూసినప్పుడు పరిస్థితి గమనించినప్పుడు మంచి చేయాలి అని తాపత్రయంతో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ జగనన్న చేదోడు అనే ఈ కార్యక్రమం తీసుకురావడం, ఈ 2.5 సంవత్సరాలలో ఇది రెండోసారి జగనన్న చేదోడు అనే పేరుతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మనందరి ప్రభుత్వం కూడా సహాయం చేస్తా ఉంది. వీరికి ఈ 2 సంవత్సరాలలో మొత్తంగా 583.78 రూపాయలు ఇవ్వగలిగామని చెప్పి కూడా సగర్వంగా మీ బిడ్డగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. బీసీలంటే కేవలం हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रामसभाग सिंह ने रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी के जरिए नाफिज की जा रही मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही स्कीमों की पेशरफ्त के बारे में दरियाफ्त किया। तमा विजय कुमार रेड्डी साबिक सरकारी सेक्रेटरी और आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से इत्तलात और शहरी ताल्लुकात के कमिश्नर ने पीर को हैदराबाद के लेक व्यू गेस्ट हाउस में उन्हें मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही स्कीमों के बारे में आगाह किया। तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही। नाडू नीडू के साथ सरकारी स्कूलों का चेहरा बदलने के लिए एपी हुकूमत की महत्वाकांक्षी पहल वाईएसआर राइतु भरोसा केंद्र जो किसानों को बीज से लेकर फसल की फरोख्त तक तमाम खिदमत फराहम करते हैं। फैमिली डॉक्टर के तस्वुर के साथ कायम किए गए विलेज क्लिनिक सरकार वाईएसआर स्कीमों को फराहम करने के लिए बदउनवानी से पाक और सरकारी दफातर के चारों तरफ लोगों ने रामसभाग सिंह को उसके बारे में आगाह करवाया। उन्होंने कायम गांव और वार्ड सेक्रेटेरिएट की खिदमत में भी खुसूसी दिलचस्पी ली। उन्होंने कहा कि वो अपनी रियासत में इन प्रोग्रामों के निफाज के लिए सख्त मेहनत करेंगे और अपनी रियासत में नाफिज की जा रही बेहतरीन स्कीमों को नाफिज करने के लिए मुताल्लिक़ा रियासतों से तफसीलात जमा कर रहे हैं। इस मौके पर विजय कुमार रेड्डी ने उन्हें श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मुजस्समा पेश किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के ओएसडी कृष्णा मोहन रेड्डी भी वहां मौजूद थे। आज ईमानदार लोगों की कमी है। ऐसे में कोई ईमानदार दिखाई देता है तो बड़ी हैरत और खुशी होती है। ऐसी एक ईमानदारी के वाक़े में एक ऑटो ड्राइवर सैयद जाकिर ने 10 तोले सोने के जेवरात का बैग लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हवाले किया।
तफसीलात के मुजिब हाशिम नगर के रहने वाले मिर्जा सुल्तान बेग अपनी अहलिया के साथ हाशिम नगर से टोली चौकी जा रहे थे। रास्ते में उनका बैग गिर गया जिसमें 10 तोले सोने के जेवरात थे। मिर्जा सुल्तान बेग ने लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में अपने बैग की गुमशुदगी की इत्तला दी और उसकी शिकायत दर्ज करवाई। थोड़ी देर बाद सैयद जाकिर नामी ऑटो ड्राइवर जो मुराद नगर के रहने वाले हैं, वो मेहदीपट्टनम से रेती बोली जा रहे थे। उन्हें वो बैग मिला, उन्होंने उसे खोला तो उसमें सोने के जेवरात के साथ एक ID कार्ड और फर्नीचर की एक रसीद मिली। उस पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। जाकिर ने इस नंबर पर कॉल करने और लंगर हाउस पुलिस स्टेशन आकर वो बैग ले जाने को कहा। इंस्पेक्टर लंगर हाउस जाकिर की ईमानदारी की तारीफ की और गुलपोशी भी की और बैग को मिर्जा सुल्तान बेग के हवाले किया। बेग मिर्ज़ा सुल्तान बेग और उनकी बीवी दोनों गाड़ी पे आशम नगर से मेहदीपट्टनम जा रहे थे। उस बीच उनकी बीवी उनको एक गोल्ड चेन का बैग दी, वो सामने टैंक पे लगा लिए। जा रहे तो बीच में किधर के गिर गया। रेती बोली चौरस से जाने के बाद देख लिया कि बैग मिसिंग है। उसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन आए, हमारा DI क्राइम स्टाफ पूरा जाके वीडियोस चेक करे। इस बीच में सैयद जाकिर बोल के एक आदमी वो लेडी को फ़ोन करा, क्योंकि वो बैग में उनका फ़ोन नंबर भी था और उनका एक फर्नीचर शॉप में दिया फर्नीचर के उस पर नंबर था। वो नंबर को फ़ोन करे कि ये बैग मुझे मिला बोल के ला के वापस करके दे दिए। कितना गोल्ड था? अराउंड 10 तोला गोल्ड था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद जाकिर है। मैं ऑटो चलाता हूँ, ऑटो ड्राइवर हूँ। मैं जो है कल 3:30 बजे के टाइम पे लक्ष्मी नगर से रेती बोली जा रहा था। तकरीबन 15 लाइन पिलर नंबर के पास मुझे एक बैग रोड पर पड़ा हुआ दिखा, तो मैं इसको उठाकर उसको खोल के देखा। उसमें गोल्ड था, तो उसमें गोल्ड के साथ एक रसीद थी, एक ID थी। तो मैं एक रसीद के ऊपर फ़ोन नंबर था, उससे मैं कॉल किया, तो जिसका था उनको कॉल किया, उनको मिला। और जिसका गोल्ड था वो लंगोरस PS में जाकर वो कंप्लेन कर चुके थे। फिर मैं जिसका था उनको फ़ोन किया तो वो सब बोले तो लंगरोस PS के तहत उनके जिसका गोल्ड था उनके हाथ को, ओनर को वो गोल्ड मिल गया, उनको दे दिए लंगरोस PS के ज़रिए। तो आप चाहे तो लेके भी जा सकते थे? नहीं, मैं चाहा तो लेके जा सकता था, मगर खौफ खुदा है, ईमान का हक़्क़ा खाने का है अपने को आखिरत। जिले नलगुंडा और चिटियाल पुलिस ने बैन रियासती गांजा स्मगलर गैंग के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। इसकी तफसीलात बताते हुए SP रमा राजेश्वरी ने बताया कि इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनके कब्जे से 460 किलो गांजा जब्त किया गया, जो 2-2 किलो के पैकेट्स में पैक किया गया था। गांजे की जुमला मालियत 50 लाख रुपए की है। इसके अलावा एक इनोवा, एक स्विफ्ट कार और इंडिगो गाड़ी को जब्त किया गया और 4 लाख रुपए नकद और 11 सेल फोन्स भी जब्त किए गए हैं। 2 लोग फरार हो गए जिनको तलाश किया जा रहा है। ఈ నేరంలో వాళ్ళు వాడుతున్నటువంటి 3 బండిలు, ఇన్నోవా బండి ఒకటి, స్విఫ్ట్ డిజైర్ ఒకటి, ఇండిగో బండి ఇది కూడా సీజ్ చేశాము. దాంట్లో 11 మొబైల్ ఫోన్స్ కూడా సీజ్ చేశాము. వాళ్ళు ఏమైతే డబ్బులు తీసుకొచ్చారో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కొరకు 4 లక్షలు తీసుకొచ్చారు నారాయణఖేడ్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు. 4 lakhs కూడా దీంట్లో క్రైమ్ పరంగా దీన్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కేసులో ఈరోజు మేము రిమాండ్ చేసి పంపిస్తున్నటువంటి 7 ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పేర్లు చెప్తారు. దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి వచ్చేసి ఈ వెంకట్ నారాయణ అంటే ఇతను గతంలో ఈ గాంజా అమ్ముతున్నట్టు అతనికి ఒక హిస్టరీ ఉన్నట్టు మాకు తెలిసింది. దాని మీద एक चौंका देने वाले वाक़े में गुंटूर जिले के पेडाकुरुपेड़ा में एक नामालूम शख्स जिसने ऑटो का इंतज़ार कर एक खातून को लिफ्ट दी थी, उसके साथ गैर महज़िब सलूक किया। होशियार मुतासिरा खातून मोटरसाइकिल से छलांग लगाकर मदद के लिए चीखती हुई भागी। ताहम हमलावर ने खातून का पीछा किया, उसे खेत में ले गया और उसके साथ जिनसी ज़्यादती की कोशिश की। मुतासिरा जो अपने रास्ते में आने वालों की मदद से फरार हो गई। शिकायत करने बराह रास्त थाने चली गई और पुलिस ने खातून की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। तफसीलात के मुताबिक सत्तरनापल्ली मंडल के गोरागढ़ में एक खातून पेडाकुरुपेड़ा के मंडल के पति बंडाला गाँव में
मुनक़िद होने वाली 10 रोज़ा रस्म के लिए गई थी। प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और अपने शहर वापस आ रही थी कि रास्ते में ये वाक़या पेश आया। पुलिस ने उस खाती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।